Welcome you back. Thank you very much. That this is my second video of this chapter, The Address, written by Marvo Minko. Actually, he has given a wide lecture over pre-war condition and post-war condition. Actually, he wants to solve the problem of human being that is common to us to see. Nowadays, if we have been thinking about our bordering nation as Pakistan, China, Nepal, even Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, and so on, that we see the world is at this time united, and each nation wants to develop, want to increase the power of explosive materials. As India right now has been investing its money to buy fighter jets, missiles, weapons from other parts of the nations, as from USA, United States of America, Russia, France, and so on. That here we see the very chaotic condition of the people. Chaotic condition बहुत ही difficult condition होता है, in which the human being do not understand what to do and what to not to do. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर वो हमेशा परेशान होते हैं. If we see the idea of Marvo Minko, he has tried to solve the problem. He has tried to give a message to the world, to the nation. इन्होंने एक मैसेज देना चाहा अपने इस स्टोरी के माध्यम से. थ्रू द मीन्स ऑफ हिज स्टोरी वांट्स टू डिलीवर अ मैसेज टू द वर्ल्ड. संसार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि दैट इज द सिंपल फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन हु हैज बीन फाउंड हियर. I was talking about the idea of Marvo Minko. Actually, he tries to solve the problem of human being, and anyone does not like to get the solution through the means of war. कोई भी व्यक्ति इस संसार में युद्ध के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान नहीं चाहता है. अगर if he or she is intelligent enough, educated, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, चीज़ों को समझता है, तो वार के माध्यम से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं चाहता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जैसे कि मैंने इस चैप्टर को तो फिनिश कर दिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको इस तरह से चीज़ों ला रहे हैं. हालांकि अब मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें आई हैव बीन टॉकिंग द प्रॉब्लम्स वट एवर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी हैज़ बीन फेसिंग. एज मेन कैरेक्टर्स में हियर वी सी अ गर्ल. The name of the girl has not been given. The girl, daughter of Mrs. S. ओनली यही नाम दिया गया है. एस, मिसेस एस की डाटर है. एंड द मेन अदर मेन कैरेक्टर इज मिसेस डॉर्लिंग. who has been living in at Marconi Street, number 46. The story based on this one.
हॉलैंड, हॉलैंड, यहाँ से स्टोरी डिपेंड करती है। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाया गया है। जैसे कि आगे बढ़ाया गया क्या, हियर द समरी इज कंसर्न, द गर्ल हैज़ बीन स्टडिंग समवेयर एल्स, ये कहीं पढ़ रही होती है, एंड शी डज नॉट लिव एट हर हाउस, ये अपने घर पे नहीं रहती है, अपने माँ के पास नहीं रहती है। शी लिव्स समवेयर इन द हॉस्टल एंड कंप्लीट्स हर स्टडी और एजुकेशन, वहाँ वो रह करके अपना एजुकेशन लेती है। टाइम टू टाइम एट हॉलीडेज शी कम्स एंड विजिट्स हर हाउस, वो अपने घर पे आती है, रहना शुरू करती है, कुछ दिन रहती है, एंड देन आफ्टर शी गोज, फिर चली जाती है। एट दिस मोमेंट शी कम्स टू हर हाउस, इस समय अपने घर आती है। तो प्री वार में क्या होता है, प्री वार एंड पोस्ट वार से पहले और बाद में, वार के पहले और वार के बाद में, वार के पहले की क्या स्थिति होती है और वार के बाद की क्या स्थिति होती है। नाउ विद द मीन्स ऑफ सच कैरेक्टर गर्ल, दिस गर्ल, वी कम टू नो शी एक्सपीरियंसेस बोथ द थिंग्स। नाउ शी कम्स एट हर हाउस एंड शी नोटिस अबाउट द गुड्स एंड थिंग्स, गुड्स एंड थिंग्स, दैट इज सामानों को वो ध्यान देती है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, किस तरह का सामान है, कहाँ का सामान है, क्या है, कैसे रखा हुआ है। तो वो जब देखती है, शी सीज द सेल्फ ऑफ हर हाउस, सेल्फ ऑफ हर हाउस, अपने हाउस के सेल्फ को देखती है, एलमीराज को देखती है। तो शी ऑलवेज हैव नोटेड that the things are adjusted everywhere in a proper place, and each and everything as candle stand, as pan and pots, बर्तन है, कैंडल स्टैंड्स है, अदर डिकोरेटिव मटेरियल्स ऑफ द हाउस, डोमेस्टिक आइटम्स, घर गृहस्थी के सामान। बट एट दिस मोमेंट इन द प्री वार एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, smooth, everything was going smoothly, सब कुछ बड़ी आसानी से चल रहा है। The people have been enjoying their lives, they are sleeping properly, they are eating their foods, they are enjoying here and there, pleasantly they have been passing their times, whatever the work they have to do, they have been working, they are busy to back up their families, they are busy to develop themselves, they are busy to improve their career, personality and other things. But as soon as the war has been announced, in this situation, the same type of situation as we saw the lockdown in COVID-19, the first lockdown, second lockdown and so on, we have seen that each and every member of the family, each and every person of India, not only India but also of the world, were very feeling a tightness, feeling difficulty, as they don't have the means to buy anything else. Even they were not allowed to go out from the threshold of their houses. अपने घर से बाहर भी जाने की अनुमति नहीं थी. We saw that the patrolling of the police, that they were just moving here and there, having a stick and ruler into their hands. And also we saw some caricatures as that is Corona bomb, and the idol of the gods, that I am Corona, I am Yamaraj. Like there's some little episodes we have seen over the streets, that is street play, little bit, that was the part of street play. Actually it was not the street play, वो नुक्कड़ नाटक नहीं था, बस केवल एक प्रहसन मात्र था कि हाँ ये है ऐसा. तो ऐसे में हमने देखा कि सभी लोग की स्थिति बड़ी डामाडोल थी. उसी तरह से पोस्ट वार की स्थिति होती है.
जैसे प्री वार और पोस्ट वार। अब यहाँ इन बिटवीन जैसे युद्ध जब होता है तो फिर कैसे क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे जिंदगियाँ सामने आती हैं। जैसे अब अनलॉक 1, अनलॉक डाउन 1, अनलॉक डाउन 2, तो बाई एंड बाई द लाइव्स ऑफ द पीपल आर कमिंग टू बी सेटल्ड and the some workers are now started to migrate from one state to another state or from their own states to another state in order to are in the search of job and service, in order to carry on their families, in order to back up their families, in order to live their lives also, in order to fill up their bellies, अपने पेट भरने के लिए वो अब इधर उधर जाना शुरू कर दिए हैं, माइग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो अब धीरे धीरे by and by gradually the life of the people are coming back at the proper or normal manner, in a normal way. So we say that before and after the people, actually we have not got any kind of experience as the people those have been living in the border area of Pakistan and China, that is Leh Ladakh and now LOC or LAC, line of control, line of actual control, whatever. तो LOC पर जो रहते हैं या LAC पर जो रहते हैं वो उनके मन में एक हमेशा डाउट बना रहता है। ऐसे पाकिस्तान के LOC पे आसपास रहने वाले गांव के लोग जो हैं ऑलवेज दे आर स्केयर्ड, दे आर फ्राइटेड, हमेशा वो डरे हुए हैं कि कब क्या हो जाए, कब मोर्टार आ जाए, कब गोली आ जाए, कब क्या हो जाए, जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर chaotic situation in Jammu and Kashmir as the terrorist activities now are very common and normal activities there, though our military and CRPF and other forces are trying to suspend it all. Therefore, we see that all these activities. Now, regarding this thing, we see the impact of war on human being. Impact of war. तो वार का प्रभाव मनुष्य के ऊपर क्या पड़ता है कि पूरी की पूरी दिनचर्या ही खराब हो जाती है। नीदर दे आर फ्री टू गेट एंड टू टेक प्रॉपर स्लीप, they are not free to move anywhere freely, even the bread and butter they are baking and making to eat, they are getting difficult. Sometimes they have been getting vegetables or sometimes without it they are passing their lives. In this manner, as we see, this is the plot construction. प्लाट कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट, टर्निंग पॉइंट्स इसमें क्या हैं। तो प्लाट इवेंट यही है कि वो गर्ल्स आती है, समरी में प्लाट इवेंट्स है, वो गर्ल्स आती है अपने घर एंड सी ऑब्जर्व्स ऑल द थिंग्स एंड सी फाइंड्स द थिंग्स आर मिसिंग। वो क्या पाती है कि सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो मिसिंग किस मामले में है कि वो सारे बर्तन गायब दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है, नाउ शी ऑब्जर्व्स एंड शी आस्क्स हर मदर, शी आस्क्स हर मॉम दैट वेयर ऑल दीज हैव गॉन। शी सेज दैट कीप क्वाइट एंड यू आर अ लिटिल गर्ल, डोंट आस्क, इस तरह से क्वेरी मत करो, हमसे क्वेश्चन न पूछा करो, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ें उसने कहा और तो सब बच्ची की वजह से सब कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, नहीं वो बताया गया। उसके बाद वन डे अब क्या होता है, एक दिन ऐसे ही अचानक मिसेस डोरलिंग कम्स टू हर हाउस। अब मिसेस डोरलिंग कौन थी? शी वॉज द एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। एक्वेंटेंस कह लीजिए, इंट्रोड्यूस्ड कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए कि वो कोई पुरानी परिचित थी, पुराने रिश्तेदार थे जो काफ़ी दिन बाद रिटर्न हुई थी और इनसे संपर्क हो गया था। ये लड़की के आने के पहले, लड़की अपने घर आई इसके पहले ही उनसे संपर्क हो गया था और वो आती जाती थी। जब भी वो आती जाती थी तो वो सारे सामानों को पैकअप करके, कुछ सामानों को पैकअप करके लेकर जाती थी। व्हेन शी कम्स शी कीप्स मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ हर हाउस and carry it to her own house.
उनके क्षेत्र में इस तरह के वार जैसी सिचुएशन नहीं थी। मिसेस एस सोचती थी कि ये मेरी रिश्तेदार है और ये मेरे सामानों को सुरक्षित अपने घर ले जा कर के रख सकती है, ठीक है। तो इस आधार पर वो सामानों को ले जाती थी। When the girl comes, she notice that about missing the things, वो सामानों को मिस देखती है तो वो पूछती है, और लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता। Once she happened to see Mrs. Dorling who came to her house, मिसेस डोरलिंग अब इस वक्त उसके रहने में एक बार आई तो वो देखी कि वो फिर सामानों को ले जा रही हैं। ये लड़की आती है और अपने माँ से पूछती है कि ये कौन है। तो माँ ने, मिसेस एस जो है, वो डॉर्लिंग से अपनी लड़की का इंट्रोडक्शन कराती हैं कि ये मेरी लड़की है और ऐसा है। तो वो बस केवल फ्लीटिंगली सी हैज़ सीन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मिसेस ये गर्ल जो है मिसेस डॉर्लिंग को बड़े शॉर्ट टाइम के लिए देखती है। उसके बाद क्या है, वो सामान लेकर के चली जाती हैं। अब कुछ दिन बाद, जैसे काफ़ी दिन बाद वार में सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं धीरे धीरे। फिर ये गर्ल की वो माँ भी मर जाती है। प्रोटैगोनिस्ट गर्ल जो है ये प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो प्रोटैगोनिस्ट का की माँ भी मर जाती है और उसके बाद अब इसका घर भी ख़त्म हो जाता है। वार में सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और फिर अब ये एक चूँकि जीवित रहती है इसलिए सी वांट्स टू लिव अ न्यू लाइफ, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। वो अपने एक नया जीवन व्यतीत करना चाहती है। इस नए जीवन में सी हैज़ हायर्ड अ रूम, लिटिल रूम, एक रूम किराए पर लेती है और वहाँ वो रहना शुरू करती है क्योंकि इसका घर ख़त्म हो गया है, अब ये पुअर हो गई है। लेकिन पहले के समय में यह पुअर नहीं थी, ये बहुत ही धनी थी, रिच थी। जितने भी इसके पैन एंड पार्ट्स थे वो सब सिल्वर के थे, चांदी के थे और सारी चीज़ें, सारे डेकोरेशंस, मतलब यह एक प्रॉस्परस फैमिली थी, बहुत ही समृद्धशाली फैमिली थी। ऐसे समय में वह बर्बाद होने में देर नहीं लगा। क्यों बर्बाद हुआ? बिकॉज ऑफ द वार। ये इम्पैक्ट ऑफ वार है कि हाउ शी वॉज prosperous, how she was wealthy, how her family was, and now she has become very poor and she has been living in a small room. That is the very poor room. She has just hired a room in the poor location. Poor location में जैसे आप अगर कहीं मकान किराए पर लेना चाहते हैं तो अभी कोई अपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा किराया लगेगा। किसी झुग्गी झोपड़ी वाले के जाएंगे तो 1500 में भी काम चल जाएगा। तो सी हैज़ जस्ट हायर्ड अ रूम, रेंटेड रूम फॉर अ वेरी लो वेज, लो रेंट, बहुत हल्के किराए पर उसने लिया। उसके बाद वंस सी थॉट अबाउट द थिंग्स वॉट एवर सी हैड, वो अपने सामानों के बारे में सोचती है कि माँ एक बार ऐसा कह रही थी। तो माँ ने बताया था कि वो डॉर्लिंग है जो मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती है और उसका हाउस नंबर है 46, ठीक। अब ये सोचती है कि चलें देखें कि वो कौन है, आखिर हमारे सामानों को लेकर के कैसे है, कहाँ है, क्या है। अब देखिए, अब पोस्ट वार है भाई, वार ख़त्म हो गया है, अब नॉर्मल लाइफ लोगों की शुरू हो गई है, अब ब्रेड एंड बटर नॉर्मल हो गया है, सभी लोग अब धीरे धीरे आराम से हो रहे हैं, सबकी ज़िंदगी सही होने जा रही है। नाउ इन दिस कंडीशन, इन दिस केस शी गोज़ टू मार्कोनी स्ट्रीट, शी लुक्स द नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट लिखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग, नंबर 46। घर पर प्लेट लगता है, लोगों के बिल्डिंग पे बाउंड्री के बाहर लगा रहता है? तो ऐसे उसके घर के सामने ये प्लेट लगा हुआ था, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है। तो वो गई, मार्कोनी स्ट्रीट पे जाती है, हॉलैंड में मार्कोनी स्ट्रीट पे जाती है और ये एड्रेस देखती है। सी नक्स द डोर, दरवाज़ा करती है तो समवन कम्स, कोई आता है। कोई क्या आता है? ये डोर्लिंग आती हैं। डोर्लिंग आती हैं तो अपना फाटक खोलती हैं, थोड़ा सा खोलती हैं, तो ये पूछती है कि अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं मिसेस यस की लड़की हूँ, आप मिसेस यस को जानती हैं? तो उसने, चूँकि अब मिसेस यस तो मर चुकी हैं और
इसने डॉर्लिंग को बहुत कम देखा है। तो इस आधार पर इसने जल्दी बोला। तो डॉर्लिंग बोलती है नो आई डोंट नो। तो कुछ देर चुप रहने के बाद फिर वो पूछती है कि मैं उनकी लड़की हूँ और आप उनको पहचानती हैं? तो कहती है कि तुम आ गई फिर। मतलब ये कि अभी तुमने हमसे बात किया है और तुम फिर बात कर रही हो, आ गई तुम, कहाँ से आ गई? मतलब टपक के आ गई या कहाँ से आ गई? जहन्नुम में नहीं चली गई थी, मर नहीं गई, तुम्हारी माँ मरी और तुम नहीं मरी। सेंस ये है कि वो पुनः आ गई। पुनः क्या आ गई? मतलब वहीं तो थी, न तो कहीं गई न तो कहीं से आई। इसका मतलब कि तुम पुनः आ गई अपने स्कूल से और अपने घर से हमसे बात करने के लिए। ठीक है, चलो। तो अब ये बहुत परेशान होती है, लेकिन वो देखती है, जब वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोले रहती है तो वो देखती है कि ये औरत जो है, शी हैज़ बीन वियरिंग द कार्डिगन ऑफ माई मॉम। वो कार्डिगन होता है, लेडीज़ अक्सर वो पहनती हैं, ऐसे इन द विंटर सीजन। वो वुलन का होता है, जैकेट मॉडल रहता है, उस पर बटन लगती रहती है, तो लेडीज़ जैकेट कहा जाता है, उसको कार्डिगन कहा जाता है। तो नीटेड कार्डिगन, हैंड नीटेड कार्डिगन, हाथ से बिनाई की हुई कार्डिगन, जैसे हाथ से स्वेटर बुना जाता उसी तरह से कार्डिगन था, तो वो पहनी हुई थी। तो ये जो प्रोटैगोनिस्ट हमारी है, सी अंडरस्टूड दैट एक्चुअली इट इज़ द रियल कार्डिगन दैट माई मदर यूज्ड टू वियर, पहनती है। लेकिन जब वो देखने लगी तो वो समझी कि लग रहा है कि हमको पहचान रही है, तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा से पीछे हटा, फिर बंद कर दिया। उसके बाद तो ये कुछ देर तक खड़ी रही, उसके बाद चल दी, वापस निकल गई। अब अंदर से किसी ने, जैसे अंदर से दरवाज़ा में कोई अंदर कोई मकान में रहता हो, तो वो निकल करके मिसेस डॉर्लिंग से पूछता है कि आखिर ये कौन है। जंगले से थोड़ा सा ये कर्टन हटा करके देखता है कि हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो वो अपने माँ से पूछती है कि मतलब ये कौन है, तो माँ कहती है नहीं कोई नहीं, वैसे ही। उसको भी वो नहीं बताती है। फिर ये चली आती है, उदास होकर के चली आती है। और ये सारी घटनाएं जैसे कि अपने बचपन में जब ये अपने घर रहती थी, जब स्कूल में नहीं गई थी, कहीं पढ़ने बाहर नहीं गई थी, तो सी हैज़ बीन रिमाइंडिंग ऑल द प्रीवियस स्टोरीज दैट हैज़ हैपेंड विथ हर अलॉन्ग विथ हर मदर बिफोर द वार। वार के पहले वो कितने प्रॉस्परस थे, कितनी चीज़ें थी, कैसे उसकी धुलाई करते थे, कैसे उसकी सजावट करते थे, ये सारी चीज़ें। अब कितने अप टू डेट ये थे कि इनकी लाइफ में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आती थी, लेकिन ये वार की वजह से इतनी चेंजिंग आ गई कि अब इस स्तर से वो बर्बाद हो गई कि एकदम गरीब हो गई। तो वो अपने उन चीज़ों को रिकैप कर रही, सोच रही है, उसे बड़ा दुख हो रहा है, जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हम कैसे इसको सबको भूल जाएं। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। तो वह एक दिन दोबारा फिर जाने की कोशिश करती है। अब वहाँ से तो वापस आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा जाती है। जब वहाँ दोबारा जाती है मिसेस डॉर्लिंग के पास, तो वहाँ मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पे नहीं रहती हैं। तो मिसेस डॉर्लिंग की कोई एक लड़की है, वो आती है, इनको रिसीव करती है, और रिसीव करने के साथ ये भी, अब दोनों अंदर जाते हैं तो ये भी चली जाती है। ये मिसेस डॉर्लिंग की लड़की अंदर जाती है घर में, इसे फाटक खोला, घर में आई, और वो भी हमारी प्रोटैगोनिस्ट भी अंदर आने लगी। अंदर आई, बैठ गई, ड्राइंग रूम में बैठी जहाँ भी है। तो वो सब देखे कि लिविंग रूम और ड्राइंग रूम एक ही है, सारा सामान इधर से उधर रखा हुआ है। ये सारे सामान को बड़े ही चाव से देख रही है, सबको समझ रही है कि ये मेरा है, ये कैंडल स्टैंड है, ये हमारे प्लेट्स हैं, ये हमारे स्पून्स हैं। और ये जिस टेबल पर बैठी थी उस टेबल पर ये टेबल क्लॉथ जो लगा हुआ था वो भी इसी का था। इसने उसको देखा तो उसने दिमाग में लगाया कि इट वॉज बॉन्ड एट सम प्लेस, ये कहीं एक जगह पे जला हुआ था, अगर मेरा होगा तो वो जला ज़रूर होगा। इसने खोजा और वो पा गई। तो इसको ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ यही मेरा है। और ये बर्तन को कंफर्म तो कर ही रही थी, साथ साथ अपने उस माँ के कार्डिगन को भी उसने याद किया था। तो ये कि शी हैज़ गॉट द राइट एड्रेस, इट वॉज शी वॉज नॉट मिसिंग दैट आई कुड नॉट कम एट द राइट एड्रेस। येस, एक्चुअली शी हैड केम टू द राइट एड्रेस, but she was thinking all these, and it has become very problematic to her to digest that all the things are settled here, and whereas she has been comparing to herself that I have kept all the spoons and forks and a knife into that is into the drawer of my table. अब वो अपने समय के बारे में सोच रही है
कि हम जब बचपन में थे तो हमारे घर में ये सब इसके रैक हुआ करते थे, स्पेशल सेल्फ हुआ करते थे जहाँ हमारे ये स्पून्स होते थे, ये नाइफ़ होते थे, ये हमारे फार्क होते थे, तो ये सामान रखने के लिए, ये प्लेट्स रखने के लिए होते थे। तो लेकिन हम इस वक्त क्या है, एक छोटे से कमरे में हैं और हमारे पास कोई विंडोज़ नहीं है, कोई सेल्फ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हम जिस टेबल पे पढ़ते हैं या जिस टेबल के अंदर जो दरार होता है उसमें हम सब कुछ रखे हैं। तो फिर वो इतना दुखी होती है और सोचती है कि हमारे पास इसको रखने के लिए कोई जगह भी नहीं रह गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वार की वजह से है। ठीक, तो वार की वजह से है, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। अंत में वो तुरंत वहीं से चल देती है, वो कहती है कि हमारा टाइम हो गया जाने के लिए, अब हम चल रहे हैं। वो रोकती है कि अभी माँ आएगी तो आप उससे मिल लीजिएगा, लेकिन कहती है नहीं, हमारा टाइम हो गया, अब हम फिर कभी दोबारा आएंगे, तुम्हारे माँ से मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अपना रुकना। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वार इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, क्या ऐसा है? तो ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी होते सकते हैं, हमारे घर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और नेशनल इश्यू हो सकता है, जैसे चाइना हो, पाकिस्तान हो, या वर्ल्ड में हो, जैसे वर्ल्ड वार होता है, उस तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें आपको एक काम ये करना है कि वार इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ सोल्यूशन, यह एक स्टेटमेंट है। तो राइट अ डिबेट इन अबाउट 200 वर्ड्स इधर फार आर अगेंस्ट द टॉपिक। फार का मतलब हाँ ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, तो ये इसके हो गया, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो गया। तो आपको 200 वर्ड में, 200 वर्ड्स में ये चीज़ लिखने हैं कि आप ये बताएंगे डिबेट के लिए। और डिबेट में आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये होता है कि विशिंग किया जाता है, विश गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और उसके बाद फिर अपना नाम, इंट्रोडक्शन अपना दिया जाता है, इंट्रोडक्शन अपना दिया जाता है जिसमें नाम और क्लास बताया जाता है। उसके बाद ये बताया जाता है कि किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम दिया जाता है, अपना स्टैंड बताया जाता है कि फार हैं कि अगेंस्ट हैं। आई एम अगेंस्ट द मोशन, आई एम फॉर द मोशन ऑफ द टॉपिक, आई एम फॉर द मोशन ऑफ द टॉपिक, या आई एम अगेंस्ट द मोशन ऑफ द टॉपिक। तो ये टॉपिक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अपने पॉइंट्स को बताया जाता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। इसके अलावा एक इसमें और है, स्टेट द प्लाइट ड्यूरिंग वार। वार के समय में जो प्लाइट यानी कि जो डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है उसके बारे में आपको बताना। तो आपने ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन सुना, कुछ आप अपने भी आइडियाज़ दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल आपके इन्फॉर्मेशंस बेस्ड ऑन द चैप्टर ओनली हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आप चैप्टर से भी लाइट ले सकते हैं कि क्या प्लाइट है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, और कुछ अपनी चीज़ों को भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक आता है कि ह्यूमन प्रिडिकामेंट है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट। ये जो स्टोरी है एड्रेस, ये ह्यूमन प्रिडिकामेंट है। प्रिडिकामेंट का मतलब क्या है? एन अनप्लीजेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऐसी कठिन परिस्थिति है जिससे बाहर निकलना बड़ा असंभव है, हैं? बाहर निकलना बड़ा असंभव है, इसलिए इस कठिन परिस्थिति से निकलना बड़ा मुश्किल। तो वार इज अ सिचुएशन ऑफ ह्यूमन प्रीडिकामेंट। वार इज द सर्कमस्टेंस और कंडीशन ऑफ द प्रीडिकामेंट। यह एक ऐसी विकट परिस्थिति है जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस पर भी एक चर्चा होती है। जैसे कि मैंने ह्यूमन प्रीडिकामेंट की बात करी, तो ह्यूमन प्रीडिकामेंट में आप इसके सारे परेशानियों को डील कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन प्रीडिकामेंट में आप इसके सारे परेशानियों को डील कर सकते हैं। अब ये परेशानियाँ क्या हैं? व्हाट ट्रबल डज एक्चुअली कम टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी क्या दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानियां हम झेल सकते हैं या हमें क्या परेशानी मिलती है प्रीडिकामेंट में। जैसे कि स्टोरी में भी ये बताया गया है कि ईटिंग, स्लीपिंग,
मूवमेंट, माइंडसेट, फीलिंग्स, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि लीविंग ऑल अदर्स, बैन ऑफ एवरीथिंग, दैट इज इमरजेंसी. Emergency means everything is banned or blocked. Everything is banned or blocked. सारी चीज़ें ब्लॉक हैं, एकदम बैन है, सस्पेंडेड. सारी चीज़ें सस्पेंडेड हैं. केवल आदमी किसी तरह से एनी हाउ लिविंग into their houses. In spite of it, they have been facing explosive. एक्सप्लोसिव से, क्रैकर से, एक्सप्लोसिव मटेरियल से, बुलेट से, फायर, आग से. जैसे जब भी फाइट होता है तो वार विथ गैस, तो गैस से वार होता है. इसमें क्या होता है कि द एटमॉस्फियर इज क्वाइटली डिस्टर्ब्ड. The atmosphere get disturbed because of the explosive material, because of the chemicals. तो अब ये गैस है तो ब्रीदिंग चोक होता है, ब्रीथिंग, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है, मुंह से खून निकल जाता है, लोग जहाँ तहाँ गिर जाते हैं, मरने लगते हैं. जैसे अभी आपने देखा था कि उड़ीसा में गैस रिसाव हुआ था. आसपास के एरिया में पेड़ झुलस गए, 5 किलोमीटर के एरिया में पेड़ झुलस गए थे. लोग जहाँ तहाँ सुबह जैसे ही निकले वैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद लोग गिर गए, बेहोश पड़े हैं. कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, किसी तरीके से ठीक हुआ. तो अगर अब देखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ब्लास्ट कराया था, परमाणु, और काफ़ी दिनों तक वहाँ एकदम बैरन था, कोई भी अनफर्टाइल लैंड हो गया था. और जो भी वहाँ ह्यूमन बीइंग थे एकदम हैंडीकैप्ड हो गए थे, बच्चे भी हैंडीकैप हुआ पैदा होते थे. तो तमाम चीज़ें इस तरह की होती हैं. अब तो धीरे धीरे और पावरफुल बन गया है ये सारी चीज़ें. तो अब ये गैस है, गैस के वार से अब दम घुटने लगता है. सोल्जर्स अभी फाइट कर रहे हैं, तब तक कई सोल्जर्स को मास्क नहीं लगाए हैं या कुछ हुआ है, फिर भी चोक हो जा रहा है. तो ये चीज़ें तो सोल्जर्स के साथ भी हैं, ये चीज़ें कॉमन ह्यूमन बीइंग के साथ भी हैं. ऐसा नहीं है कि हम फाइट नहीं कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं, हम फाइट नहीं कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं. आखिर में जो बम ब्लास्ट हो रहा है तो मेरी ही एरिया में तो गिर रहा है. कहीं जहाँ गिर रहा है वहाँ के लोग कैसे होंगे? हाउ दैट वुड बी द डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर ह्यूमन बीइंग. अब वो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है. तो ये चीज़ें जो हमारी हैं कि हमारे फीलिंग्स क्या हो रहे हैं, हमारे माइंड की सेटअप क्या है, हम क्या कर सकते हैं. हम भी चाहते हैं जैसे वी बिकम द एनिमी ऑफ ह्यूमन रेस, वी आवर सेल्फ बिकम द एनिमी ऑफ आवर रेस. रेस का मतलब ह्यूमन. वी बिकम द एनिमी ऑफ आवर रेस आर द ह्यूमन बीइंग. हम मनुष्यों के दुश्मन बन जाते हैं. वी थिंक दैट वी शुड डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स.
जो विदेशी हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, बट वी शुड टेक केयर ऑफ इट दैट द ह्यूमन रेस, देयर इज अ सिंगल रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। पूरे मनुष्य का एक ही जाति है, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, different kinds of religious communities have been living in the different part of the world, living in a different methodology, applying different kinds of religion, but there is one unification, there is oneness found in the human being। ह्यूमन बीइंग में वननेसनेस है, एक रूपता है। क्यों? जैसे हमारे पास दो आँख हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, द लिम्ब ऑफ आवर बॉडी, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे यू सी द रेस दैट बिलोंग्स टू अस आर आल्सो इन द सेम वे। दे टू हैव टू हैंड्स, टू लेग्स, हेड, eyes, nose, and they speak like us, yes, but the language is different. They follow the religion, but different peoples follow the different religion, but they have the same understanding। अगर आप अपने फ्रेंच में बोलते हैं तो फ्रेंच वाला फ्रेंच की वही चीज़ समझता है, आप हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी वाला हिंदी को समझता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश को समझता है, उर्दू वाला उर्दू को समझता है, अरबी वाला अरबी को समझता है, लाइक दिस। And the thing is that we have been living under the same sky, एक ही स्काई के नीचे हम हैं। We have been living on the same earth, एक ही अर्थ पे हैं। We eat food so as the others, we enjoy the water so as the others। तो everything is common except our language, except our religion, except the color of the people, that is complexion of the people। तो ये सारी चीज़ें लगभग समान हैं। तो हम ये वार में क्या करते हैं? वार में सबसे पहले अपने ही लोगों को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं कि मनुष्य बर्बाद हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर थोड़ा ज़रूर देखे होंगे, समझे होंगे, और ख़ास करके ये प्रीडिकामेंट मैं एक बार पुनः आपको और याद दिला दूं कि इसमें आपको थोड़ी ये चीज़ें करनी हैं कि चैप्टर को आप अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा, उसकी समरी समझ लीजिएगा अपने स्तर से, और ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है इसको आप एक सेपरेट कॉपी पर करिएगा। इसके पहले कि आपने पहले चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप ईमानदारी पूर्वक, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक ये काम करेंगे। इसी के साथ अब मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।